नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे पार्क वाली सियासत की। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और जब उद्घाटन करते हैं तो उसके बाद अपने संबोधन में विपक्ष पर करारा निशाना साधते हैं। न सिर्फ 370 पर प्रधानमंत्री बात करते हैं, कहते हैं कि हमने 370 की दीवार तोड़ी है, बल्कि इसके साथ ही परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर निशाना साधते हैं। अब प्रधानमंत्री का ये दौरा और परिवारवाद पर निशाना साधना, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लेना, इसे सीधे 2027 के विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में बेशक 2027 में है, लेकिन उससे पहले ही गहमा गहमी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। राजनीतिक महकमे में हलचलें तेज हो चुकी हैं। यही एक बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे को भी सीधे चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली सड़क चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। तो मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया, निशाना साधा। ऐसे में कई सुलगते सवाल हैं जो आज सीधी बात में हम करेंगे। जिस तरीके से इनॉग्रेशन यहां पर किया गया है और विपक्ष पे पीएम ने निशाना साधा है, एक एक कर वो सुलगते सवाल आपके सामने रखने जा रहे हैं जो सीधी बात में आज हम उठाने वाले हैं। सबसे पहला प्रमुख सवाल, क्या राष्ट्र प्रेरणा स्थल खुद में एक राजनीतिक हथियार है 2027 के चुनावों के लिए? सीधा सटीक सवाल, क्योंकि इसे 2027 से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरा सवाल, क्या बीजेपी का कहना है कि वो परिवारवाद नहीं करती, असली राजनीति से वाकई में अलग थलग है? ये दूसरा सवाल होगा। और तीसरा सवाल, क्या पार्क और स्मारक बनवाना अब हर पार्टी की सामान्य राजनीति बन चुकी है? ये इसीलिए क्योंकि हमने देखा किस तरीके से मूर्तियों के लिए बसपा जानी जाती थी, समाजवादी पार्टी ने भी पार्क बनवाया, अब बीजेपी भी इस लिस्ट में आ गई है। क्या ये स्थल युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाएगा या फिर राजनीतिक भावना का प्रचार करेगा? क्या वोटर मूर्ति पार्क पर वोट करेंगे या फिर विकास या रोजगार जैसे मुद्दों पर? ये वो पांचवा सवाल जो सीधी बात में आज हम उठाएंगे। तो इन सुलगते सवालों पर होगी सीधी बात। एक एक कर तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका स्वागत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय भी आपसे करा देते हैं। उन सभी मेहमानों का स्वागत करने से पहले हमारे साथ देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी होंगे जो कि बीजेपी की तरफ से पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से रविंद्र सिंह जी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। कांग्रेस की तरफ से राज शर्मा होंगे और राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। तो ये वो खास मेहमान जिनके साथ आज होगी सीधी बात। एक एक कर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी अब आपको ये मेहमान नजर आने वाले हैं। देखिए टीवी स्क्रीन पर आपके सामने आपके ये सभी खास मेहमान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और राघवेंद्र सिंह जी, सीधे शुरुआत आप ही के साथ करेंगे। अभी तक हम ये देखते थे कि बहन मायावती ये पार्क वाली राजनीति सियासत के लिए जानी जाती थी, मूर्ति अनावरण के लिए जानी जाती थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब बीजेपी भी क्या उसी फहरिस्त में शामिल हो रही है? शहीदी स्थल का, प्रेरणा स्थल का उद्घाटन होना, मूर्तियां सामने रखना, फिर मंच से प्रधानमंत्री का विपक्ष को आड़े हाथों लेना, क्या इसे सीधे सिर्फ चुनावी हथियार माना जाए? देखिए मोनिका जी, ये वास्तविकता नहीं है। अगर पार्क बनाने से, मूर्तियां बनाने से, सड़कें बनाने से या कोई मकान बनवाने से, सैकड़ों नाम रख लेने से अगर कोई पार्टी मजबूत होती तो हमें लग रहा ना उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर होती न केंद्र से कांग्रेस पार्टी बाहर होती। इसके लिए आवश्यकता होती है जो हमारे नेता हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी विश्वसनीयता कितनी है। हमारे आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता है, वो आप सब लोग जानते हैं कितनी विश्वसनीयता है। जहां पर जाते हैं वहां सीट जिता करके आते हैं। हम लोगों की विचारधारा एक अलग बिल्कुल काम कर रही है।
हम लोग काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देख लीजिए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जहां पर जाते हैं, अभी बिहार गए, बिहार में उनका जीत का 96% रेट है। तो हम लोग देखिए, विश्वसनीयता अलग विषय है और पार्क और ये प्रेरणा स्थल ये अलग विषय है। हम लोग जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो बनाया है उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र लगाए, प्रतिमा लगाई है। 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। इसके माध्यम से देश और प्रदेश की जनता को ये बताना है, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, इनके बारे में अध्ययन करिए, जानिए। क्योंकि लंबी सरकारें रही हैं, वो लोग मात्र एक परिवार के बारे में ही बताते रहे। मोनिका जी, देश में ऐसा कोई जिला नहीं होगा जहां इनके परिवार की सड़कें ना हो, जहां इनके परिवार के पार्क ना हो, जहां इनके परिवार के मोहल्ले को नाम ना हो, जहां इनके परिवार के सरकारी आवास भवनों के नाम ना हो। तो कुछ नाम अगर हम पार्क बनाए दे रहे हैं, कोई अपराध तो नहीं हुआ है। अगर दीनदयाल जी के बारे में जानना चाहें तो उनको एकात्म मानववाद पढ़ना पड़ेगा। एकात्म मानववाद क्या होता है, निश्चित रूप से इसको देश की जनता को जानना चाहिए, ये क्या होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान, ये देश में नहीं चलेंगे, ये कहकर उन लोगों ने धारा 370 के को खारिज करने का काम किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जानना चाहिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में विकास की गंगा बहाई, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया, उनके बारे में भी जानना चाहिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को परमाणु राघवेंद्र जी, पार्क को लेकर आप जिस तरीके से विपक्ष पर कह रहे हैं, पार्क को लेकर, स्मारक को लेकर, अगर आप विपक्ष के लिए बात कर रहे हैं तो विपक्ष भी तो आपके लिए बात कर सकता है ना, यही वाली, कि अब तो आप भी उसी फहरिस्त में आ गए हैं कि पार्क बनवा रहे हैं, स्मारक बनवा रहे हैं, मूर्तियों का अनावरण कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची मूर्तियां लगवा रहे हैं। तो विपक्ष भी तो आपके लिए ये बात कह सकता है। और क्या इसका मकसद सिर्फ राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना युवाओं में है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, या फिर स्पेसिफिकली वोट बैंक भी इनडायरेक्ट वे में कलेक्ट करना? देखिए, मैंने ये बात कह दी, अगर इससे वोट बैंक प्रभावित होता तो जो सरकारें बनी हुई थी वो सरकारें सरकार से बाहर न जाती। आज की तारीख में 2000 इंदिरा गांधी ये अभी जब पिछले चुनाव थे उत्तर प्रदेश के, परशुराम जी की मूर्ति को लेकर किस तरीके से पूरा हो हल्ला हुआ था, किस तरीके से पूरा विवाद हुआ था, सब नेतागण परशुराम जी की मूर्ति के पीछे पड़ गए थे, तो वो हमने देखा था। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं कि ये जो मूर्ति वाली राजनीति है ये उत्तर प्रदेश में देखी जाती रही है, अभी बीते चुनावों में भी देखी गई थी। देखिए मोनिका जी, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाह रहा हूं, अपनी बात पुनः दोहरा रहा हूं, राजनीति कोई भी करता रहे, लेकिन उसमें महती आवश्यकता होती है। जो प्रेरणा स्थल बना रहा है, ये मूर्तियां बना रहा है, ये कौन बना रहा है? मायावती जी ने बनाई है। मायावती की क्या दुर्दशा है? कांग्रेस ने, मैं नाम सीधे लेना चाहता हूं, देश का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां इंदिरा गांधी के नाम का पार्क ना हो, आपके जवाहरलाल नेहरू के नाम का मोहल्ला ना हो। जिले में कम से कम सैकड़ों संस्थाएं, सैकड़ों पार्क, सैकड़ों सड़कें इनके नाम से। अगर ये नाम से काम चल रहा होता तो आज कांग्रेस की ये दुर्दशा ना हुई होती। विश्वसनीयता आवश्यक होती है मोनिका जी, लोकप्रियता आवश्यक होती है, इसके साथ साथ क्या काम कर रहे हैं वो भी आवश्यक होता है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी देश के सबसे ज्यादा विश्वसनीय राजनीतिक दल है, और हम लोग जो काम करते हैं वो घपले घोटाले के लिए नहीं करते हैं। मायावती जी ने कहा, मायावती जी ने पार्क बनवाया, लाखों करोड़ों के हाथी बना दिए। भाई देखिए, हम लोगों ने जो 3 मूर्तियां बनाई हुई है वो कब खर्चा उसमें हुआ है? 200 कुछ करोड़ रुपए खर्चा है, ज्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर कूड़ा पड़ा 200 करोड़ रुपए कुछ ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। अभी क्या सवाल कई हैं जो मैं आपसे पूछूंगी, और मैं आपसे पूछूंगी अभी लगातार कई सवाल। आप कह रहे हैं 200 करोड़ रुपए कुछ ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, क्या देश में युवाओं को रोजगार देने के लिए खर्चा नहीं हो सकता था? अभी कुछ दिनों पहले असम से तस्वीर सामने आई थी राघवेंद्र जी, जहां पर कोई परीक्षा थी जिसके लिए सिर्फ 5वीं पास तक के बच्चे चाहिए थे, मतलब युवा चाहिए थे जिन्होंने सिर्फ 5वीं पास तक करी हो, लेकिन वहां पोस्ट ग्रेजुएट तक किए हुए युवा पहुंच गए थे एग्जाम्स देने के लिए, जिसके लिए सिर्फ 178 पदों की भर्ती निकली थी, लेकिन 8000 की संख्या में युवा पहुंच गए। और ऐसे में वहां पर एयरपोर्ट का जो रनवे है उसे परीक्षा का सेंटर बनाना पड़ गया था इतने युवाओं को देखकर। अब क्या ये देश की उस तस्वीर को उजागर नहीं करता जहां पर युवाओं के पास रोजगार नहीं है? ये 200 करोड़ रुपए रोजगार में लगा दीजिए, युवाओं के लिए लगा दीजिए। कितने मजे से आप कह दे रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। नहीं, बड़ी रकम नहीं होती, लेकिन घपले घोटाले की भेंट तो नहीं चढ़ती है।
अच्छा। समाजवादी पार्टी की कोई योजना बता दीजिए, तो हाँ। हम उसमें बता देंगे कपड़े घोटाले हुए। हम लोग ईमानदारी से काम करने वाले लोग एक एक पैसा जो है खर्च कर रहे हैं। अब रोजगार की बात हो रही है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 17.5% थी। हमने उत्तर प्रदेश में उसको कम करके 3.5% में लाने का काम किया। तमाम ऐसे आंकड़े हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे 55% बना हुआ। अगर पूरे देश को देख लें, देश में मात्र 45% में एक्सप्रेस वे सीधा सीधा उत्तर प्रदेश क्या में 55% पार्क से रोजगार मिलेगा? क्या पार्क से रोजगार मिलेगा? नहीं, देखिए, हर चीज आवश्यक होती है। अगर हम नौजवानों को प्रेरणा नहीं देंगे, नौजवानों को अपने महापुरुषों के बारे में बताएंगे नहीं, नौजवानों को ये नहीं बताएंगे कि दीनदयाल जी कौन थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कौन थे, सुभाष चंद्र बोस कौन थे, सरदार पटेल कौन थे। आज ये बताइए, 70 सालों तक इन लोगों ने एक ही परिवार का महिमा मान किया है, महिमा गान किया। चलिए, आपका कहना है कि ये सिर्फ राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए है। रोजगार अपनी जगह है और आप लोगों ने डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काम किया है, इस दिशा में काम किया। मैं लौटूंगी आपके पास राघवेंद्र जी। अब जब निशाना आप कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी, तो जरा उनसे भी जवाब लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। रविंद्र सिंह जी, अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी माननीय, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, मैं नाम ले देती हूं क्योंकि उन्होंने यही कहा कि समाजवादी पार्टी ने परिवारों के नाम पर यह किया, तो मैं डायरेक्टली नाम ले देती हूं। जो कहना चाह रहे हैं कि यानी कि समाजवादी पार्टी ने अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर से पार्क बनवाए, राजनीति करी, स्मारक बनवाए, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, आप लोग परिवारवाद की राजनीति करते हैं। ये तमाम आरोप समाजवादी पार्टी पर लग रहे हैं। इन आरोपों पर आपका क्या जवाब है और क्या आपको लगता है ये जिस तरीके से प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है, ये वोट बैंक कलेक्ट करने की राजनीति है या फिर वाकई में राष्ट्र प्रेरणा, राष्ट्र प्रेम जगाने की, एक भावना पैदा करने की एक कवायद? मोनिका जी, हमारे सारे कार्यकाल में जब हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे माननीय अखिलेश जी रहे हों, ज्यादातर स्मारक लोहिया जी के नाम पे है, उसके बाद जयप्रकाश बाबू के नाम पे है, उसके बाद जो क्षेत्रीय नेता थे उनके नाम पे है। इसकी जानकारी शायद राघवेंद्र जी को नहीं मालूम है। अब मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि पहली बार वो सच बोले इतने बड़े मंच से। वो मानते हैं कि उनसे पहले कुछ अच्छे काम हुए हैं, कहा उन्होंने कुछ अच्छे काम हुए, बस उनकी परेशानी क्या है, किसी एक परिवार के नाम चलेगा। तो आपको क्या परेशानी है? और आप अगर प्रेरणा स्थल बना रहे थे तो बलराज माधव जी का भी एक मूर्ति लगवा दिए होते। प्रोफेसर थे, भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे, नानाजी देशमुख का भी लगा दिए होते। कम से कम इनके बारे में भी तो लोग जानते। आपके फाउंडर थे, आपके पार्टी को यहां तक ले चलने वाले थे। चौधरी चरण सिंह जी का भी लगा दिए होते कि आपको पहली बार हम लोगों ने राजनीति में लेके, हम ही लोग लेके आए थे माननीय चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मोदी जी ने तमाम भाषण दे दिए, 370-72, ये नहीं बताया 370 हटाने के बाद में वहां से कितने कश्मीरी पंडित को, एक कश्मीरी पंडित को मंच पे बुला देते कि इसका घर और जमीन हमने लौटा दिया है, उनके झूठ का बंदा फोड़ हो जाता। हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी वाले बार बार घोटाले की बात कर रहे थे। दो सबसे बड़े घोटाले भारत में हुए हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन दो सबसे बड़े घोटाले होते हैं, पीएम केयर फंड और इलेक्शन बॉन्ड का घोटाला। जब इससे पूछा जाएगा सब किनारे हो जाते हैं। अपनी उपलब्धि नहीं बता पाए मोदी जी 11 साल बाद भी, और ये नहीं बता पाए कि जो हमने वादे किए थे नौकरी देने का, रुपया देने का, किसानों का आय दुगनी करने के लिए क्या किया, ये भी नहीं बता पाए। देश की क्या हालत बना दी है, बस थोड़ा समय दे दीजिएगा। 56 लाख करोड़ रुपए जो हमारा 2014 में विदेशी उधार था वो बढ़ के 750 लाख करोड़ हो गया। 50,000 प्रति व्यक्ति उधार से करीब 3.5 लाख हम सब लोग, जो लोग बैठे हुए हैं, जितने भारत के नागरिक, सब उधार हो गए। 1% लोगों के पास में 40% संपदा चली गई और 10% लोगों के पास में देश की 70% संपदा है। 90% लोग, हम भी सब जितने भी बैठे, राघवेंद्र जी भी हैं, सब लोग इसी में शामिल हैं, इसी 90% में। तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं है। फिर 80 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में राशन पे निर्भर रह गए, 5 किलो राशन पे। इससे ज्यादा राशन, अगर शायद ये राशन ना मिले तो इनके हिसाब से भूखों मर जाएंगे। 10 लाख लोगों से ज्यादा
जो हमारे एंटरप्रेन्योर थे, भारत छोड़ दिया उन लोगों ने, नागरिकता ही छोड़ दिया यहाँ का, पता नहीं भारत रहने लायक नहीं है। ऐसा आंकड़ा दिया आर्थिक कि हम चौथे नंबर की इकोनॉमी हो गए, जिसको आईएमएफ ने मानने से इनकार कर दिया और बता दिया कि ये इसमें मैनिपुलेशन किया गया है, सी कैटेगरी में डाल दिया। यही विश्वसनीयता है मुख्यमंत्री की। क्या विश्वसनीयता है कि जब से मुख्यमंत्री बने 8-9 साल से, तब तक उनको पहली बार पूर्ण रूप का डीजीपी दिया गया, नहीं तो कार्यवाहक ही दिया जाता था। ऐसा मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता है। तो इनके आपसी झगड़े हैं, इनको जनता के लिए शासन नहीं करना, ना बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य इनकी समस्या नहीं है। ये प्रेरणा स्थल बनाएंगे, ये इवेंट करेंगे, मणिपुर पे नहीं बोलेंगे, बांग्लादेश पे नहीं बोलेंगे। बांग्लादेश आंखें तरेर रहा है, नेपाल तरेर चुका है, श्रीलंका तरेर चुका है, मालदीव तरेर चुका है, उस पे ये नहीं बोलेंगे, इवेंट करेंगे। तो मुख्य समस्याओं से जनता का भ्रमित करते हैं कि जनता मुख्य समस्याओं की बात ना उठाए, उनके प्रवक्ता ही ना उठाए मुख्य बात। लेंगे हम जो रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि सिर्फ दिखावा, इवेंट्स, यही सब करने में भारतीय जनता पार्टी बिजी है। लेकिन उससे पहले राज शर्मा जी से भी हम बात करना चाहेंगे। राज शर्मा जी, राघवेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि भाई हर गली मोहल्ले में जवाहरलाल नेहरू के नाम से गली मोहल्ला मिल जाता है, इंदिरा गांधी के नाम से हर जिले में पार्क मिल जाता है, परिवारवाद की राजनीति होती रही है, परिवार के नामों को ही आगे बढ़ाते रहे हैं। फिर जब अब भारतीय जनता पार्टी स्मारक बनवा रही है, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, दीनदयाल उपाध्याय जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति लगवा रही है, तो विपक्ष को इससे क्या दिक्कत है? फिर तो विपक्ष को भी ओके होना चाहिए, हाँ भाई हम भी ने भी मूर्तियों वाली राजनीति की है, बीजेपी भी कर रही है, ठीक है, तो फिर विपक्ष को क्यों मिर्ची लग रही है? मोनिका जी, पहले तो मैं ये बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी ये देश के लिए सबसे बेकार पार्टी है, देश के लिए एक दीमक है। अभी आप ही के सामने अभी राघवेंद्र भाई कहते हैं 200-250 करोड़ कुछ होते ही नहीं। ये दलाल कहते हैं कि 200-250 करोड़ नहीं होते, क्योंकि आजकल दलाली 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ की चल रही है। 200 करोड़ अगर हमारे कमरे में गिरा दो 7 दिन तक गिन नहीं पाएंगे, लेकिन ये दलाल प्रवृत्ति की पार्टी में है तो मैं मानता हूं, चलिए ठीक है। अब मैं कह रहा, मुझे भारतीय जनता पार्टी के राघवेंद्र भाई जरा एक बात बता दें, एक नेता सिंगल वन, यहीं पे आपको सॉल्यूट कर दूंगा, एक नेता बताओ जिसने देश को अपनी जायदाद का 1 रुपया दिया हो, 1 रुपया, ये बता देना जब आपका टर्न है। और जिस आदमी की हिम्मत, जिस एमएलए की हिम्मत, जिस, और नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं उस संस्कृति में नहीं हूं, ना मेरी पार्टी की संस्कृति है, जिसकी हिम्मत भूसे के ट्रक को से अगर होमगार्ड 10 रुपए ले रहा हो, आप जैसा राघवेंद्र भाई चश्मा उतार के बिना देखे चला जाता हो और वो यहाँ टीवी पे बैठ के अपनी वाहवाही करने के लिए नेहरू जी के लिए बात करे। अरे नेहरू जी की तरह बनने के लिए ना 7 जन्म लेने होंगे। आप नकल करते हैं, फोनो फ्रेंड की फैसिलिटी है, आप नीचे देख के कुछ पढ़ लेते हैं, उसका जवाब 2-4 बैठालते मत करा करिए। लुक एट मी, मेरी आवाज पे सुनिए और मेरी आंख पे देखिए। मुझे एक बात बता दीजिए, आज आप प्रेरणा स्थल बना रहे थे, आत्मा मर गई थी, किरदार मुर्दा हो गया था क्या? और एक लड़की जिसका रेप हुआ, जिसके चाचा मामा सब मारे गए, उसके रेपिस्ट को आप जमानत दिला रहे हो? सीबीआई को पैरवी कमजोर करने के लिए दिखा रहे हो और फिर दिखावे के लिए कहते हो कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। कहां मर गई थी आत्मा? शर्म नहीं आ रहे थे? आंख का पानी सूख गया था? प्रेरणा स्थल और मेरे देश का प्रधानमंत्री, पहले तो मुझे मोनिका जी क्षमा के संग कहता हूं, ये बताएंगे कि मोदी जी देश का प्रधानमंत्री अपने को मानते हैं या नहीं? मुझे लगता है शायद वो बीजेपी का मानते हैं, इसलिए वो अपने जैकेट में कमल का निशान लगाते हैं। अगर वो देश का प्रधानमंत्री अपने को मानते हैं तो मैं चाहता हूं आज ही अपने जैकेट में कमल को हटा के तिरंगा लगाने लगे, जिससे मुझे भी खुशी हो। दूसरी बात, आप लोग क्या घर की बिगड़ी हुई ननंद हो जो 2 भाइयों की बीवियों को गाली देते रहोगे? प्रधानमंत्री जी का एक भाषण मोनिका जी मुझे बता देना जिसमें उन्होंने ये कहा मैंने ऐसे करा, जिंदगी भर रोते हैं। एक YouTube पे बिल्लों का वो चल रहा है और प्रधानमंत्री जी भी मेरे कैसे रोते हैं, माऊ 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 माऊ। ये नहीं होना चाहिए। ये देश है मेरा, विश्व का सबसे ताकतवर देश। 2014 में जनता ने आपको दिया था सत्ता चलाने के लिए। देश ने क्या सोचा था, क्या उम्मीद थी
कि जो सनातन धर्म की सरकार कहलाएगी उसमें सनातन धर्म की लड़की की लाश को डीजल डाल के जला दिया जाएगा। और अगर जब उस डीएम से पूछा जाएगा कि आपने डीजल क्यों डाला, तो वो हंसते हुए जवाब देगा कि लकड़ी गीली थी इसलिए डीजल डाल दिया। अरे राघवेंद्र भाई, मैं सनातन पंडित राज शर्मा, क्या आपने देखा किसी लड़की की किसी लड़के की हिंदू धर्म में अगर जलाई जाती है डेड बॉडी को, उसमें डीजल डाला जाता है? बताइए। अरे कुछ तो यार सिस्टम रखते, क्यों कर रहे हो? मोनिका जी, मुझे इस बात को कहने में गुरेज नहीं कि एक पेड़ को, एक नीम के पेड़ को, आम के पेड़ को दीमक से बचाया जा सकता है, लेकिन इस देश को बचाने अगर ये सरकार ज्यादा दिन रही, ये देश को बचाना मुश्किल होगा। और मैं दावे के संग कहता हूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अब आप लोग युवाओं के हाथ है ये देश, आप लोगों के कंधों पे ये वजन है कि इस सरकार की खामियों को जो वो जनता, जो किसान, मौजूदा जो मुद्दे हैं राघवेंद्र जी, राज शर्मा जी कह रहे हैं मौजूदा जो मुद्दे हैं उस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है, स्मारक वाली राजनीति करने में सरकार बिजी है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। कुल मिलाकर हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं जो राज शर्मा जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। इसका जवाब भी आपसे लेंगे। राघवेंद्र जी, आप अपने जवाब तैयार रखिएगा, लेकिन पहले राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। रमेश ठाकुर जी, स्वागत है आपका। और बहुत सीधा सटीक सवाल मैं आपसे करूंगी, ये जो मूर्तियों का अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है, प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किया गया है, क्या इसे हम सीधे 2027 के विधानसभा चुनावों से जोड़ें कि ये चुनावों को देखते हुए एक वोट बैंक को जोड़ने के लिए, जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए, वोट बैंक कलेक्ट करने के लिए ये एक तरह की ट्रिक है, एक प्लान के तहत पूरा सब कुछ हुआ है? क्योंकि ये हम जानते हैं कि जो गांव हैं, कस्बे हैं, इन सब जगहों पर किस तरीके से मूर्तियां, तस्वीरें, ये सब मायने रखती हैं, उनकी भावनाएं सीधे जुड़ी हुई हैं, वो इन भावनाओं के आधार पर भी वोट देते हैं। ओवर टू यू। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखो, भारतीय जनता पार्टी जिस स्ट्रेटजी के साथ में इस समय राजनीति कर रही है वो आपने अपने शब्द में बोल दिया है। देखो, ये भावनात्मक चीजों के साथ में खेलते हैं। अब उनको लगता है अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर कहीं मूर्ति लगा दी जाएगी, अगर कांग्रेसी भाई ने किसी ने अगर उनकी खिलाफत कर दी या उनको क्रिटिसाइज कर दिया, तो ये पलट के कहेंगे क्या आप अटल बिहारी वाजपेयी के वक्तव्य या उनके चरित्र से खुश नहीं है? तो उस समय ये भी लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? यही कहेंगे हम नहीं खुश हैं, बढ़िया है, तो वो कहेंगे कि लगने दो। तो देखो, देश में जिस तरह की राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है, आप प्रेरणा स्थल बनाइएगा, आप अपने महापुरुष जो जिनको आप मानते हो उनके नाम से बनाइएगा। कम से कम अगर कांग्रेस के गांधी खानदान से जुड़े लोगों के बारे में भी अगर कोई जगह है तो उनको मिटाने की जरूरत नहीं है, उसके पैरेलल आप कुछ ऐसा करो ताकि आप भी, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो जाए, अटल जी हो जाए, या मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, उनके जीते जी आप उनकी मूर्ति लगा दो, देश कभी उनको खराब नहीं कहेगा, गलत नहीं कहेगा। लेकिन बात वही आ जाती है ना, कुछ ऐसा काम भी तो किया जाए। अब इस समय स्थिति आप 2014 से लेकर 2025 के बीच में आप कर्ज की अगर आप देखो तो ये 10 गुना ज्यादा अगर बढ़ गई है। अब आप 2014 में जब बात गाए बगाए कहा जा रहा था कि जो विदेश में काला धन जितना भी है उसको हम वापस लाएंगे, अरे लाए तो हम 100 रुपए भी वापस नहीं है, लेकिन उसको ब्याज सहित मुझे लगता है ये 20 गुना और ज्यादा बढ़ गया। इसकी जवाबदेही किसके पास है? अब आ जाती बेरोजगारी। आज जिस तरीके से एक चपरासी की नौकरी वहां कहीं पे भी निकलती है तो वहां पे पीएचडी होल्डर, बीकॉम करे हुए, बीए करे हुए, उनकी भरमार लगी हुई है। अब ऐसे में जब वो नौकरी मांगते हैं तो उस समय आप वंदे मातरम का नारा ले आते हो। जब कोई ये कहता है कि हमें नौकरी चाहिए तो आप पलट के कहते हो क्या वंदे मातरम से आपको शर्म आती है, उससे आप खुश नहीं हो? अब इनके नेता खुल के कहते आए हैं। डिबेट में एक दिन मैं भी था तो डिबेट में एक कांग्रेसी प्रवक्ता ने उनका विरोध करा तो उसमें इस तरह का झगड़ा हुआ तो दूसरे भारतीय जनता पार्टी के कह रहे कि वंदे मातरम में वो ताकत है, अगर एक विकलांग व्यक्ति भी खड़ा हो जाए तो उसकी टांगे भी लग जाएंगी। तो मतलब इस तरह की अनलॉजिक बातें आप करते हो। ठीक है, वंदे मातरम को हम जीते हैं, मरते हैं, गाते हैं, सब गाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, भारत का रहने वाला कोई भी हो, सब उसको अपनाता है और अपनाता रहेगा। कोई ताकत नहीं है, कोई ऐसी सरकार नहीं है जो इस तरीके की चीजों को कमतर देखे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ये ऐसा कर रही है कि नहीं,
जो हम है तो हम ही कर रहे हैं। अरे आप करिएगा, आपको करने से कोई मना नहीं कर रहा है। आपको एक सरकार को और एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठाल के 11 साल का जो वक्त होता है वो कम नहीं होता है। लोगों ने कुछ महीने कुछ सालों में रह के, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे, उन्होंने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री किस तरीके से हुकूमत उन्होंने चलाई, बीपी सिंह ने कैसे हुकूमत चलाई। उनको तो बहुत कम पीरियड मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी इनका नाम अमर अक्षरों में लिखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 11वां साल चल रहा है, और अब ये तो बात करते हैं कि 47 तक भी प्रधानमंत्री वो ही रहेंगे। जब आपने पहली खाका खींच दिया है कि जब 96 ईयर के प्रधानमंत्री हो जाएंगे तब तक प्रधानमंत्री की वैकेंसी भारत में नहीं है, तो ऐसे में आपको ब्लू प्रिंट ऐसा बनाना चाहिए कि जो कांग्रेस ये नेता, बड़े नेता, चाहे गांधी जी हो जाए या कोई भी हो, उनके नाम पे जो योजना चल रही है उसको यथावत आप रखो। लेकिन मनरेगा के इतर अगर कोई ऐसी आप लेके आओ, ठीक है, आप कहते हो कि हम लोग 80 लाख करोड़ लोगों को हम 5 किलो का राशन देते हैं। देखो ये कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब जब विदेशी पटल पे क्या कभी किसी नेता ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इवन प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा है वहां पे जाके कि हम हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, हमारे दिए अनाज से उनका पेट भरता है, वो भूखे नहीं सो पाएंगे। क्या किसी की हिम्मत है कहते हुए? नहीं हिम्मत है, क्योंकि अगर आप ये कहोगे तो आप उसी समय आप घेरे जाओगे। तो आपको यही कहा जाएगा जो 80 करोड़ जिसके देश में खाने पे सरकार की अनाज पे निर्भरता जिसकी हो, तो उस देश को आप विकसित कैसे कह सकते हो? उसको सफल कैसे कह सकते हो? उसको खुशहाल कैसे कह सकते हो? और इसी पैरेलल जब इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, चाहे हैप्पीनेस की हो, चाहे भुखमरी की हो, उसमें हमारा देश कहाँ पे है? बिल्कुल पायदान में नीचे आप गिरे पड़े। क्या उस समय आपको इस बात की शर्म नहीं आती? सोचा जाए, इस दिशा में भी विचारा जाए, सिर्फ स्मारक वाली राजनीति ना हो। और अगर स्मारक वाली राजनीति हो रही है या मूर्तियों पर, पार्क पर फोकस किया जा रहा है, तो उसी के साथ पैरेलली रोजगार पर भी फोकस हो। सिर्फ फ्रीबीज के भरोसे जनता को ना छोड़ दिया जाए, जनता को कमाने का साधन प्रोवाइड कराया जाए कि जनता वो अनाज खुद कमा सके, खुद कमा कर खा सके। ये चर्चा हम आगे भी जारी रहेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर सीधी बात में एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार एक अहम सवाल, और अहम सवाल ये है कि जनता जब 2027 के विधानसभा चुनाव आएंगे उत्तर प्रदेश में, तो क्या मूर्ति, पार्क, स्मारक इन नामों पर वोट करेगी, इन मुद्दों पर वोट करेगी, या फिर रोजगार, महंगाई इन मुद्दों पर वोट करेगी? मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो सीधी बात में आज बात हो रही है पार्क, सियासत और स्मारक वाली राजनीति की, भावनाओं बनाम विकास वाली राजनीति की, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और ऐसे आरोप लग रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस थी, वो हमेशा से इस तरह की राजनीति करती आई है। तो अब जब बीजेपी कर रही है तो नया क्या है? ये सवाल है जो यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, और इसी सवाल का जवाब सीधी बात में आज हम ले रहे हैं। साथ ही किस तरीके से ये वोटर्स को इम्पैक्ट करेगा, ये भी जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। राघवेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है, रविंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, राज शर्मा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए है, रमेश ठाकुर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र सिंह जी, आप परिवारवाद की बात करते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है। वो ये कहती है कि जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। आप यानी कि भाजपा परिवारवाद की राजनीति नहीं कर रही, लेकिन भाजपा अपने ही नेताओं के नाम की राजनीति तो कर रही है। क्या इस बात से भी इनकार करेंगे? अगर आप परिवार को आगे नहीं ला रहे हैं, तो आपके जो नेता हैं, आप अपने ही नेताओं के नाम पर ही तो बार बार आगे आ रहे हैं। अपने जो नेता हैं उनके कामों को गिनाते हैं, उनकी मूर्तियां बनवाते हैं। अब इसमें नया क्या है, अलग क्या है? कुल मिलाकर बात तो एक ही हो गई। कान इधर से खींचे, उधर से खींचे, बात तो एक ही है, नाम कुछ भी दे दीजिए। नहीं मोनिका जी, ये हमें लग रहा उचित नहीं है। हमने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया है कि हमारे नेता थे क्या? हमने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया कि हमारे नेता थे क्या? हमने माननीय मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय स्तर पर इनको सम्मानित किया, ये क्या हमारे नेता थे क्या? तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के काम किया हुआ है। हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस के नाम की प्रतिमा बनाई है, हम लोगों ने सरदार पटेल को सम्मान दिया है। सरदार पटेल भारतीय जनता पार्टी के नेता थे क्या?
आपने अरे अपने मेरी घर बात से दी, शर्मा जी की भी बात सुनिए। आपने अपने घर से दी, भारत रत्न आपने अपने घर से दिया, एहसान जता अरे रहे हो। भारत रत्न लेने वाले अरे हमारे नेता ने तो आपके जवाहरलाल नेता नेहरू को इलाज कराने भेज दिया किया था, था। शर्म करो कुछ। मोदी की बात कर रहे हैं और हमारे नेता ने तो राज कहा नहीं, मोदी की बात कर हमारे रहे हो। नेता ने आज तक आप नहीं लोग कहा, स्वयं भारत आप ही के नेता ने कहा कि आप राजीव लोग गांधी जी ने स्वयं मेरा भारत इलाज लेने वाले कराया। लोग हो। शर्म आप नहीं आती लोगों ने आपको? कांग्रेस को एक परिवार का बंधुआ बना राजेंद्र रखा था। भाई, सुधर जाओ। आप लोगों ने मैं कह रहा कांग्रेस हूं, को एक बहुत परिवार बात का के बंधुआ भोगी बना बन रखा था। ये जो जवाहरलाल सनातन नेहरू धर्म को और मारने इंदिरा की गांधी करते रहे हो। जिन्होंने मैं अपने बता समय रहा में हूं, सबको भारत देश रत्न की दिया था। जनता ये देखिए, कैसे एक कहेंगे? एक कर कर बोलेंगे तो बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। राघवेंद्र जी, राज शर्मा जी, राज शर्मा जी और राघवेंद्र जी, एक एक कर कर बोलिए तो बात सही तरीके से समझ में आएगी। पहले या तो राघवेंद्र जी को बात पूरी करने दीजिए, राज शर्मा जी, फिर आप अपना पक्ष मिर्ची लगी रखिएगा। था, राज शर्मा जी मिर्ची लगी था, राज शर्मा जी परिवारवाद के बारे में आपने परिवारवाद के पोषण हो। राज शर्मा की आवाज बंद करिए। राज शर्मा जी रुक जाइए। राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, उनको पहले बात कंप्लीट करने आवाज बंद दीजिए, करिए, होने उनको दीजिए। बात पूरी बोलने तो दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आप अपनी पूरी बात रखिएगा। इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन पहले उन्हें बोलने तो दीजिए। इनकी जो बात इसकी आवाज बंद करिए, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा बोलता जी। मैं उठ जाऊंगा राघवेंद्र चैनल जी से। रुकिए, अच्छा वाहियात लोगों का राघवेंद्र बंद जी, करिए। राघवेंद्र जी शब्द थोड़ा संभाल के, एक मिनट रुकिए, एक सेकंड रुक जाइए, राघवेंद्र जी। राज शर्मा जी प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं आप ही के पास आऊंगी, इसके बाद आप पूरा जवाब दीजिएगा। राघवेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। और राघवेंद्र जी, ये हमारा तुम्हारा अगर विपक्ष जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारे नेता थे क्या, अगर आप इस तरीके से गिना रहे, तो अगर विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर इसमें क्या गलत बात है जब वो नरेंद्र मोदी जी के लिए ये कह देते हैं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं? बात तो यहाँ पर वाकई में बंटवारा सा कर दिया गया है, तेरा मेरा, मेरा तेरा, ये क्या है? मोनिका जी ये बताइए, पीवी नरसिम्हा राव क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं थे क्या? कांग्रेस पार्टी से चयन नहीं किया गया था क्या? बताइए, क्या मैं गलत कह रहा हूँ क्या? चौधरी चरण सिंह ये भारतीय जनता पार्टी के थे क्या? ये लोग कोई, जब आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, ये मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ। एक बात मैं मोनिका जी और कहना चाहिए, आवाज बंद करिए। मोनिका जी की आवाज बंद करिए। परिवार राज शर्मा जी अपनी बात पूरी करने दीजिए। राज शर्मा जी बात पूरी करने तो दीजिए। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश से कांग्रेस काम करती हो, वो क्या बात बोले? मैं कह रहा बेकार की बातें मत करो। अरे राज शर्मा जी, बताओ। दुर्गति हो गई है कांग्रेस पार्टी की। आपकी उत्तर बात को प्रदेश में दो विधायक राघवेंद्र जी, हैं। एक बार रिबार्ट ले लेते हैं। आपने कहा कि आपने सभी का सम्मान किया। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी, ठीक है, ठीक है। राज शर्मा जी एक मिनट रुकिए। राज शर्मा जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, रुक जाइए। राज शर्मा जी एक सेकंड, मैं आपको बोलने का मौका दूंगी ना। ऐसे आप बहस करेंगे, चिल्लाएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नहीं बात हो पाएगी ऐसे। रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। राघवेंद्र शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी नेताओं को बराबर का सम्मान दिया है, ठीक है। राघवेंद्र शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी नेताओं को बराबर का सम्मान दिया है। राज शर्मा जी की हालांकि इस पर कुछ शिकायतें हैं, तो जरा सुन लेते हैं ताकि आप आगे से जवाब दे पाए। राज शर्मा जी, ओवर टू यू। ये तो राघवेंद्र जी क्लियरली कह रहे हैं कि हमने सभी को सम्मान दिया है। मेरी बात नहीं होने दे। राष्ट्रपति को मैंने सुनूंगा, मेरी बात होने दीजिए। मुझे 2 मिनट में नहीं समय दिया, मेरी बात होने दे। राष्ट्रपति को क्या सुने? ठीक है। राघवेंद्र जी नाराज ना होइए। राघवेंद्र जी मैं बंद कर रहा हूँ। राघवेंद्र जी रुकिए। अरे बताए ना, मेरी बात जवाब दीजिए। राघवेंद्र जी, बात मेरी हो ऐसे चिल्लाने से बात तो होगी नहीं ना। बात तो सुनिए, आप गर्म हो रहे हैं इतना, बात तो सुनिए। राज शर्मा जी रुक जाइए, सिर्फ इससे समय जाया होता है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज एक सेकंड आप दोनों रुक जाइए। इससे सिर्फ समय जाया होगा और कुछ नहीं। राज शर्मा जी, राघवेंद्र जी की बात पूरी होने देते हैं, फिर आप अपनी बात कीजिएगा। ऐसे सिर्फ समय जाया होगा, आप दोनों को सुनना होगा, आप दोनों को रुकना होगा। बारी बारी दोनों अपनी बात रखिए। राघवेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। 40 सेकंड्स टू यू। कितने कांग्रेसी नेताओं को आप लोगों ने सम्मानित किया बताइए? अम्बेडकर जी को सम्मानित किया क्या? सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित किया क्या? सरदार पटेल को सम्मानित किया क्या? फिर तो 2 लोग, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद उनका लड़का ये राहुल गांधी। इसके अलावा आप लोग को आता है कि नहीं आता है? आप लोग परिवारवाद लोग और बेसर्मी जैसी राजनीति करती है। पूरे देश से आप लोग बाहर कर दिए गए हो। आप लोग पूरे देश से बाहर कर दिएगा, तभी आपको शर्म नहीं आती है। मेरी एक बात का जवाब दीजिए। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने स्वयं को भारत रत्न दिया था कि नहीं दिया था? बताइए। हमारे पर आरोप लगाते हैं, जरा आप बताइए।
हम लोगों ने स्वयं को भारत रत्न दिया था कि नहीं दिया था? राघवेंद्र जी, आपको आपने लगता अपनी था बात दूसरी पूरी की, सरकारें अब इसी का आएंगी, जवाब हमको राज शर्मा जी से ले लेते हैं। हम राघवेंद्र लोगों ने जी, पिछले ठीक है। दिसंबर आपको अपमानित किया था कि नहीं किया था? राघवेंद्र जी, उनके आपने सेक्रेटरी बात पूरी की। कार्यालय- राघवेंद्र जी, ठीक है, ठीक है, समझ गए आपकी बात। आपने बात पूरी की, अब जवाब ले लेते हैं, तभी आप आगे बात कीजिएगा। एक बार जवाब ले लेते हैं, उनको भी बोलने दीजिए। राघवेंद्र जी, वन साइडेड नहीं होती ना। राघवेंद्र जी, बात कभी भी वन साइडेड नहीं होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, आप कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं, तो अगर आप चाहें कि वो आपको रिवर्ट नहीं करें तो ऐसा तो होगा ही नहीं ना। वो सिर्फ अकेले आपकी बात सुनने थोड़ी बैठे हैं। आपने अपनी बात पूरी की, अब उनका भी सुन लीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। रविंद्र भाई, अरे राज शर्मा जी की क्या दशा बना रखी है देश की जनता ने? बड़े बाबू थोड़ा बना रखी है। ठीक है राघवेंद्र जी, देखिए आपने अपनी बात पूरी की, अब 1 मिनट आप शांत हो जाइए। 1 मिनट आप शांत हो जाइए। एक बात का जवाब राज शर्मा जी की बात अब सुनने जवाब ना दीजिए। दे पाओ तो उठ के भाग जाओ। मैं क्षमा चाहता हूँ कि स्थिति मैं नहीं कह रहा हूँ, है। मेरे नेता मैंने दो जब प्रश्न पूछे। भारत के प्रधानमंत्री थे, बोल लीजिए। उन्होंने हाथ राज में शर्मा जी मुद्दे पर आ जाइए। अमेरिका कराने भेजा। बताओ, आज तक हमने कभी कहा हो हम इस जगह, अरे जो भाव रखते कल्याण का वो अपनी तारीफ के लिए नहीं कहते। आप लोग इंडिया को 2014 से अब तक कौन सा काम अच्छा किया आपने? राज शर्मा जी, अगर मूर्तियों की बात हो रही है, नेताओं की बात हो रही है, रुकिए, विकास पर भी बात होगी। अभी हमने विकास पर बात की थी, आगे भी हम विकास पर बात करेंगे, लेकिन अब जब उन्होंने बात जो की है उसका जवाब आप दे दीजिए। अभी तक आप इतना बोल रहे थे, अब उसी मुद्दे पर अपना जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ अपने नेताओं को ही नहीं, हमने अन्य पार्टी के जो दिग्गज थे, हमने सभी को सम्मानित किया, हमने सभी को सम्मान दिया, सभी को बराबर की इज्जत दी। लेकिन आप अभी भी आरोप लगा रहे हैं। क्या आपके आरोप है? ओवर टू यू। बताइए ना, पृथ्वी राज शर्मा नरसिम्हा जी। को भारत रत्न आपने दिया था क्या? अरे बाबू, बताइए। हो गया राघवेंद्र भाई। अरे राज शर्मा जी, और सुनो, जिस प्रदेश में हमारी सरकार है, अगर आपकी पार्टी का नेता कोई बीमार पड़ेगा, उसका इलाज हम कराएंगे, क्योंकि हम उन नेताओं की डीएनए हमारे अंदर जो मानवता पे जीते थे, उन नेताओं का डीएनए हम जो देश के लिए कुर्बानी देते थे। अरे आप तो गांधी जी को भी नहीं समझते हो। अरे जिसने देश की जनता के लिए आदि धोती में गुजरना शुरू कर दिया, आप लोग पूर्वजों की हत्या कर रहे हो। आप लोगों ने जिन्होंने गोली मारी, आप उनके नाम की हत्या करना चाहते हो। आपका पाप चढ़ेगा, आप लोगों का अगला जन्म कॉकरोच का होगा। आप लोग रीना करोगे, आप लोग कॉकरोच होगे, बिच्छू होगे। ये देश के उन लड़कियों का शराब होगा जिनके कातिल को, जिनके को आप लोग छुड़ा रहे हो, उनका शराब आप लोगों को खा इससे बहस आगे जाएगी और शायद इस बहस का अंत नहीं होगा। अगर आप दोनों ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, दोनों ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, तो इस बहस का अंत नहीं होगा। दोनों प्लीज होल्ड कीजिए। राज शर्मा जी, ठीक है, हमने आपकी बात सुन ली। ठीक है, ठीक है, राघवेंद्र जी आपकी बात भी सुनी। रविंद्र जी, जिस तरीके से ये दिग्गजों के नाम पर जो हमारे दिग्गज हैं, चाहे वो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस की बात कर लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर लीजिए, अब जो राजनीति के दिग्गज हैं, इन सब का नाम अगर इस तरीके से आज तक राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता रहेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी ही क्यों ना हो, इसमें आप अपने आप को भी प्लीज इंक्लूड कीजिएगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या कोई भी अन्य पार्टी ही क्यों ना हो, सभी के लिए ये पॉइंट है। तो ये वोटर्स के लिए क्या ध्यान भटकाने वाला, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली राजनीति नहीं है कि आज हम विकास की बात ना कर कर बस ये कह देते हैं, हाँ भाई हमने एक्सप्रेसवे बनवाया, हाँ भाई हमने कॉलेज बनवाया, हाँ भाई हमने यूनिवर्सिटी बनवाई, हमने ये बनवाया, हमने वो बनवाया, लेकिन जो ध्यान कहाँ जा रहा है? स्मारक पर ध्यान जा रहा है। ध्यान कहाँ जा रहा है? पार्क पर ध्यान जा रहा है। लेकिन जो असल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट करे? मोनिका जी, आपके बात से सहमत हूँ कि जो स्मारक मूर्तियां लगाई जाती हैं, इसका दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो उद्देश्य हो सकता है कि हम मानते हैं कि उनसे जनता प्रेरणा ले सकती है, तो हम उनको स्थापित करते हैं। दूसरा एक पॉलिटिकल उद्देश्य होता है, बृहद, मतलब एक सामाजिक उद्देश्य जो मैंने बताया। दूसरा राजनीतिक उद्देश्य होता है कि इसको करके हम किसी समाज का वोट ले सकते हैं, किसी वर्ग का वोट ले सकते हैं। ऐसी राजनीति होती रही है और सच बात है कि दोनों प्रचार, चाहे सामाजिक उद्देश्य से लगाए चाहे राजनीतिक उद्देश्य से लगाते हैं, जनता के मुद्दे पीछे छूटते हैं। मोनिका जी, मैं दो मुद्दे कहूंगा जो बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं,
सरकार नहीं इसको नोटिस में ले रही है। अभी अभी एनआईए ने 21,000 करोड़ रुपए ड्रग्स पकड़े गए एक व्यापारी के बंदरगाह से, इसकी चार्जशीट फाइल की है। 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स, मतलब आप युवाओं की बात बार बार कर रही है, ये हमारी युवाओं के पास ही आएंगे। इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, वो ड्रग बरामद करने चाहिए। चार्जशीट दाखिल कर दीजिएगा, वो आदमी पैनलाइज होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन वो ड्रग्स गए कहां पर। दूसरा, हमारी ही लोकसभा ने कहा था कि 13 लाख से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां गायब हैं, जिसमें गुजरात और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिलाएं और बच्चियां गायब हैं। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, बेरोजगारी शिक्षा उच्चा के साथ में ये दोनों बहुत सेंसिटिव इशू है जो बर्बाद करता है समाज को। लेकिन इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलने को तैयार नहीं। अगर हम बोल दे तो गाली भी सुनते हैं, 3-4 जगह गाली सुन चुके हैं बोलने के बाद में। ये दो बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं। इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को जरूर आगे आना चाहिए। एक तरफ महिलाओं की अस्मिता की बात है, एक तरफ युवाओं को लत से बचाने की बात है। जो 21,000 करोड़ का अगर नशीला पदार्थ बिकेगा तो हमारा जो युवा है वो उसी नशीले पदार्थ में डूब के खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान मुद्दे हैं, राजनीति स्मारक तो स्मारक बनवाते रहे हम लोग, हमने भी बनवाया है, आप भी बनवाइए, कांग्रेस ने बनवाया है, जो आएगा वो भी बनवाएगा, भाजपा ने बनवाया है। बात है जनता के मुद्दे की बात करनी। पार्क वाली राजनीति, स्मारक वाली राजनीति आगे भी होती रहेगी। हाँ, करते रहिए। यहाँ नहीं हुआ है, वो लेनिनग्राद में भी हुआ है, बगदाद में भी हुआ है, तो वो छोटे करते रहिए, लेकिन जनता के मुद्दों पे भी बात कर लिया करिए। और जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, अभी ये दोनों बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं जो मैंने कहा है, अगर इस मुद्दे पे बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करते पे मुझे गाली देती है तो ये पता लग जाता है कि उनकी जनता के प्रति संवेदनशीलता कैसी है। धन्यवाद। 4 सेकंड एक सवाल पूछना है जी, बोलिए राज शर्मा जी। मैं इतना पूछना चाहता हूं, ये प्रेरणा स्थल में जो पैसा खर्च कर रहे थे, इससे अच्छा तो होता शराब की दुकानें कम करते। मैं अपने क्षेत्र में 5 किलोमीटर में पहले 3 दुकान थी शराब की, अब 8 दुकानें हैं और स्कूल नहीं दिख रहा है। अब तो क्या हो गया, हम लोग छत में चढ़ते हैं, शराब की कंपोजिट लिखा हुआ दिख जाता है। मैं सूर्य को पानी नहीं चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि चढ़ाता हूँ कंपोजिट शराब की दुकान दिख जाती है। अब बताओ, स्कूल कम कर रहे, कहां हो क्या? और इन्होंने ब्लिंकिट से कुछ करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं कॉन्टेक्ट कि बस ब्लिंकिट में भेजो, घर घर शराब जाएगी। बताओ ये कहां तक पहुंचा है? बताओ, इसका जवाब दो। मतलब स्कूल नदिया के पार, शराब आपके द्वार, मतलब अब तो ब्लिंकिट वाला आएगा। राघवेंद्र जी, आरोप लग रहा है स्कूल नदिया के पार, शराब आपके द्वार। ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। जवाब दे दीजिए फटाफट, फिर मैं रमेश ठाकुर जी के पास जाऊंगी। मोनिका जी, देखिए इस प्रकार के क्या वाहियात आरोप ये लोग लगाते हैं। शराब की दुकानें जो होती है वो तय की जाती है कहाँ पर होंगी, उसके हिसाब से जो मध्य विभाग जो है वो शराब की दुकानें करता है। स्कूलों के लिए भी विभाग है, स्कूल में जो संबंधित है वो वहाँ पर बनाए जाते हैं। जिस विषय पे चर्चा हो रही है मोनिका जी, उसी सब ये तो भागने लगते हैं। जिस दिन शराब पे चर्चा होगी, शराब पे भी ये भागेंगे। जिस दिन विद्यालय में चर्चा होगी, वो भी आंकड़े लेकर मैं बैठूंगा, उसमें भी ये भागेंगे। राज शर्मा जी, आपने सवाल किया, मुझे जवाब दे दीजिए। राज शर्मा जी, रुक जाइए। अगर आप सवाल कर रहे हैं, मैं उससे जवाब ले रही हूँ, तब भी आप लगातार बोल रहे हैं, तो ऐसे की बात आपको समझ आएगी नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या गति बना दी है, बोलने से नहीं होता है, चर्चा भी होती है। क्यों नाराज रहते हो बताइए? हमारे लोकप्रिय सरकार है हमारी, हम फिर पलट के आने वाले हैं। राज शर्मा जी, हमारी ये नशे सरकार, राज शर्मा जी नया टॉपिक यहाँ पर लेकर आए हैं। तीसरी बार केंद्र सरकार न बनी होती, केजरीवाल अगर हमारी सरकार होती, आप देश के जनता के मैंडेट को, और एक और बात कहना चाहता हूँ मोनिका जी, आप जनता के मैंडेट को, जनता जो मूर्ति लगी, जनता विश्वसनीयता जो प्रकट कर रही है, उसका आप लोग अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जा रहे हैं, हम लोग व्यवस्थित तौर से काम कर रहे हैं। हर जिस चर्चा होगी, मूर्तियों वाली पॉलिटिक्स कंटिन्यू जारी है। और रमेश ठाकुर जी, सवाल आपसे मेरा ये है, ये जो मूर्तियों वाली पॉलिटिक्स हो रही है, या फिर हम ये कहें विकास बनाम भावना की जो राजनीति हो रही है, ये वोटर्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी? साथ ही मैं 2027 के यूपी चुनावों से भी इसे जोड़ूंगी। क्या वाकई में इसका प्रभाव, इसका असर उत्तर प्रदेश के युवाओं पर, उत्तर प्रदेश के वोटर्स पर पड़ेगा, देखने को मिलेगा?
चीजें कुछ ऐसी चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से राजनीति कर रही है वो बिल्कुल ना भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का है और ना ही किसी के समझ में है कि ये हो कैसे रही है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो एक शीर्ष नेतृत्व है, जो जिन्होंने राजनीति को जिया है, जिन्होंने बिछाई, और उन लोगों ने से पूछा जाए, एक उनको उम्मीद रहती थी भैया एक हमारा भी वक्त आएगा, हम मंत्री बनेंगे, हम लोग प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, या फिर कई सारी चीजें जो उनको, लेकिन अंततोगत्वा क्या होता है, जिनका कोई पूछा नहीं होता है भारतीय जनता पार्टी में, उनको बड़े पद पे बैठा दिया जाता है। ये बड़े नेताओं में बड़ा अंदर एक उगलती हुई, जैसे ना सुलगती हुई आग की तरह फैल रही है। खैर ये तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई। अब बात आ जाती है कि ये प्रेरणा स्थल, ये हाथी लगाना, ये सब चीजें होना, अगर इसको सही तरीके से आप देखो, अभी रविंद्र जी ने कुछ बातें बहुत बेहतरीन बताई। आज के समय से उनको अगर रेलिवेंट करो, इसको रेलिवेंट करो और उनको किसी भी तरह जो अगर देखो तो क्या उससे कोई वास्ता उनका हो पाता है? नहीं हो पाता है। भाई वास्ता किन चीजों से है? बच्चों को रोजगार चाहिए, होनी चाहिए, और आपका 3-4 और जैसे सबसे बड़ा मुद्दा इस समय ये हो रहा है कि जो शिक्षा का जिस तरीके से इन्होंने हाल से बेहाल कर दिया गया है, नशे की बात आ रही थी, कोई प्रदेश ऐसा अछूता नहीं है जो नशे के गिरफ्त में ये सारी चीजें हैं, जब बात आती है तो बिल्कुल बात नहीं करते हैं, बिल्कुल छूट जाते हैं। और अभी बहुत अच्छी बात है, राघवेंद्र भाई के मुंह से विद्यालय शब्द हमने सुना, उस पर चर्चा कर लेंगे। ये भी बात मुझे पूरे डिबेट में बड़ा अच्छा लगा, कम से कम किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह से हम लोग विद्यालय पा रहे हैं। अब उन्होंने ये बात कही, बहुत अच्छी बात, लेकिन क्या ये सिर्फ कह देने भर से, विद्यालय आपने कह दिया, वो कह देने भर से ही चीजें पूरी हो जाएंगी क्या? सर इस समय देखा जाए तो SIR का जो मुद्दा चल रहा था, उसमें कितने BLO ने, कितने लोगों ने अपनी जानें दे दी, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। BLO लोगों को ढूंढ रहे हैं और उनके विद्यालयों में बच्चे उनको ढूंढ रहे हैं कि हमारे मास्टर साहब कहाँ हैं। ये सारी समस्या, क्या किसी ने इस पे कोई भी अभी तक, मुद्दा ठंडा हो गया, जिसको ये चाहते हैं कि ज्यादा बात मत करो, मुद्दा ठंडा हो जाएगा, क्या उस दौरान इन लोगों ने उस मुद्दे पे कोई बात करी? नहीं करी। कल से मुद्दा चल रहा है उन्नाव, रेप पीड़िता, जमानत मिलना, ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कोई इस पे बात कर रहा है? प्रधानमंत्री की बड़ी रैली हुई है, मंच पे बड़े नेता बैठे हुए, क्या किसी के मुख से ये बात निकली कि नहीं ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? एक फोटो वायरल होता है, कुलदीप सेंगर के ऊपर माला पड़ी, उनका स्वागत करा जा रहा है। इससे शर्मनाक मुझे लग रहा आज के समय कोई तस्वीर हो नहीं सकती है, जिसने एक बच्ची को नोचा हो, उसके शरीर को नोचा हो, और वो बाहर आके और उसका स्वागत किया जा रहा है, मालाओं से स्वागत किया जा रहा है, चाहे ये हो चाहे बिल्किस बानो का हो। इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर है और कोई हो नहीं सकती है। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है रमेश ठाकुर जी, लेकिन जिस तरीके से रमेश ठाकुर जी यहाँ पर कह रहे थे कि जो असल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, रोजमर्रा के मुद्दे छूट जाते हैं, और जनता जो देख रही है या फिर नेता जो लगे हुए हैं वो स्मारक वाली राजनीति में लगे हुए हैं, मूर्तियों में लगे हुए हैं। फिलहाल आप सभी खास मेहमान जुड़े हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आज सवाल जनता से है और जनता को इसका जवाब खुद तय करना है, और जनता तय करेगी 2027 के यूपी चुनावों में, 2029 के लोकसभा चुनावों में, या फिर किसी और राज्य के चुनावों में, जब आप अपने मत का इस्तेमाल करेंगे कि आपको किन मुद्दों के आधार पर वोट देना है और आपकी आवश्यकता क्या है। यह आपको सोच समझ कर सब तय करना है कि किस तरीके से विकास हो रहा है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस अनुसार आपको अपना वोट देना है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, सीधी बात में आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।